नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। साथ ही सब्सक्राइब के सामने की बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा विश्लेषण से संबंधित रोजाना का वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। आज हम चर्चा करेंगे मनीष सिसोदिया की, उनकी रिहाई पर इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी में छाए हर्ष और दिल्ली वालों की खुशियों की, और आपको हम इस बात से भी अवगत करेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। संसद से सड़क तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भद पिट रही है और हर मोर्चे पर फ्लॉप हो रहे हैं मोदी। संसद से सड़क तक यानी मोदी सरकार अब 2014 और 19 वाली नहीं रह गई है। जिस लोकसभा भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में जीतकर आने के बाद बड़े गर्व से कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, आज उसी संसद भवन में अमित शाह ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं कि अध्यक्ष जी हमें बचा लीजिए, हमें संरक्षण दीजिए, हमें विपक्ष खत्म कर देगा। तो सिनारियो बहुत बदल चुका है इस देश का, मोदी सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरूर का, और साथ ही नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आ गया है। निर्दोष विपक्ष को जबरन जेल में ठूंसने और उन्हें 17 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 6 महीने तक जेल में ठूंसे रहने और उन्हें सबक सिखाने के लिए नरेंद्र मोदी की ईडी, सीबीआई, आईटी और एनआईए जिस तरह से सक्रिय है 2019 से और अभी भी कमोबेश सक्रिय है, तो क्या उसकी भूमिका में अब कमी आएगी? क्या बैकफुट पर सीबीआई, ईडी, आईटी जाएंगे? हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब इस देश की जनता सीबीआई, ईडी, आईटी, नरेंद्र मोदी के साम दाम दंड भेद सब कुछ को समझ ली है अच्छी तरह से। मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में रखा गया। 493 उनके खिलाफ गवाह इकट्ठा किए गए, लेकिन ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की तो बात दूर, अभी तक ट्रायल कोर्ट कोई तैयारी भी नहीं किया कि हमें ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाना है। मनीष सिसोदिया के ऊपर 17 महीने तक जेल में बने रहे और इस बीच उनकी पत्नी बीमार हुई, अदालत ने मोहलत दिया, पत्नी से मिलकर के आए और हफ्ते में एक दिन पत्नी से मिलने की इजाज़त अदालत से मिल गई। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाया है, जस्टिस गवई ने जिस तरह से सत्ता को धोया है, ईडी को धोया है और इन्हें संवैधानिक पाठ पढ़ाने की कोशिश किया है, ऐसा शायद इस लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। जस्टिस गवई ने नसीहत दिया है कि बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन। बेल अधिकार होता है, नियम होता है, और जेल अपवाद होता है। संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, संविधान की समीक्षा करने वाला
सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ तक कि संसद और संसद के दोनों सदनों की समीक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो इस देश में जो चेक एंड बैलेंस की परंपरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के जरिए सुनिश्चित किया है, सदन, लोकसभा, राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट से डरता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रति जिम्मेदार है और संविधान इस देश के समस्त नागरिकों की भलाई के लिए, कल्याणकारी काम के लिए आज्ञा देता है। लेकिन कल्याणकारी काम तो दूर की बात, विपक्ष को खत्म करने और विपक्ष को खत्म करने की सुपारी अगर सत्ता पक्ष सौंप देता है सीबीआई, ईडी, आईटी को, तो उनको तो ड्यूटी बजानी ही पड़ेगी। हम समझते हैं सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, केजरीवाल ही नहीं, हेमंत सोरेन भी नहीं, जितने भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक निर्दोष लोग जेल में डाले जा रहे हैं, उसके लिए दोषी ईडी, सीबीआई नहीं है, बल्कि ऊपर बैठी सत्ता के लोग हैं। उन्हीं के इशारे पर सीबीआई, ईडी, आईटी काम करती है और इसे स्वायत्त संस्था कहना व्यर्थ है। अभी 2 दिन पहले आपने समाचार पढ़ा होगा कि संदीप यादव 20 लाख रुपए एक ज्वेलर से लेते हुए धरा गया और वह संदीप यादव ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो दिल्ली कार्यालय में बैठता है। ईडी के लिए यह पहला केस नहीं है। राजस्थान में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में ईडी को गिरफ्तार किया गया है। ईडी के अधिकारियों को, ईडी के कर्मचारियों को और असिस्टेंट ईडी तक को गिरफ्तार किया गया है घूस लेते हुए। मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ना, पैसे का गलत लेन देन करने वालों पर शिकंजा कसना और वित्तीय संस्था को संरक्षण देना ईडी का काम है और इसके लिए बड़े सख्त कानून भी बनाए गए हैं। लेकिन जब ईडी खुद ही भ्रष्टाचार करने लगे तो क्या कहा जा सकता है। ईडी आज इतना कुख्यात हो चुकी है और इस कुख्यात की वजह से न सिर्फ विपक्ष बल्कि देश की 140 करोड़ जनता भी थू थू कर रही है सीबीआई, ईडी, आईटी पर और एनआईए पर, और सबसे बड़ी बात मोदी और शाह की सत्ता पर, क्योंकि मोदी और शाह की सत्ता ही विपक्ष को सबक सिखाने के लिए ईडी को निर्देश देता है, ईडी की स्वायत्तता को कैप्चर कर लेता है और ईडी को खुला छोड़ देता है। जाओ और निर्दोष लोगों को दोषी ठहराओ और हमेशा के लिए जेल में बंद करो। लेकिन जब कोई दोषी है ही नहीं तो ईडी सबूत कहां से लाएगा खोज करके। यही वजह है कि कई महीने तक निर्दोष लोग जेलों में बंद रहते हैं। दिल्ली दंगों के लोग अभी तक जेल में बंद हैं, जिसमें 90% से ज़्यादा मुसलमान हैं। उनके लगभग 2 साल हो गया दिल्ली दंगों के, अभी तक वे जेल से रिहा नहीं हुए हैं और जब रिहा होने की नीयत ही नहीं है सत्ता की, क्योंकि वह मुसलमान है, तो कैसे रिहाई हो सकती है, कैसे ट्रायल कोर्ट में मुकदमे चल सकते हैं और कैसे उन्हें आजीवन या फिर कुछ सालों के लिए सजा याफ्ता घोषित करके जेल में रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह
कि जो रणनीतियां थी, जो साम दाम दंड भेद 2014 से शुरू हुआ था, 2019 तक शीर्ष पर रहा, और अब जब इनका खुलासा होने लगा है, इनकी नीयत का भंडाफोड़ होने लगा है, तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी और शाह का कद घट रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी का कद घट रहा है। यह बात हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि सर्वे करने वाली कई सर्वे एजेंसियां भी कह चुकी हैं। तो क्यों कद घट रहा है नरेंद्र मोदी का? यही सब वजह है कि नरेंद्र मोदी का अहंकार, उनका घमंड, उनका तानाशाही रवैया, विपक्ष को खत्म कर देने की सुपारी सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए को देना, और उसका जब भंडाफोड़ हो जाए तो अपने आप ही इज्जत आबरू भी उतर जाती है और कद भी घट जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने के लिए मनीष सिसोदिया को जेल में ठूंसा था। 17 महीने तक उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल सका। संजय सिंह का कहना है कि उनके घर को खोद डाला, उनके रिश्तेदारों के घर को खोद डाला, बैंक अकाउंट को खंगाला, जमीन जायदाद के कागज तलाशे, लेकिन चवन्नी भर का सबूत नहीं मिल पाया, जो कि अनैतिक ढंग से भ्रष्टाचार करके मनीष सिसोदिया ने इकट्ठा किया हो। आरोप है कि 100 करोड़ की राशि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने ली है शराब कारोबारियों से, लेकिन न तो अरविंद केजरीवाल के पास से कोई बरामदगी हुई है और न मनीष सिसोदिया के पास से। तो देखना यह है कि वर्तमान सत्ता, जिसे कि एक झटका इस देश की जनता ने संविधान और ओबीसी के मुद्दे पर दे चुकी है, हमें लगता है कि उससे सबक नहीं मिल पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह को, और पुराने ढर्रे पर वो लगातार चल रहे हैं। दोनों बैसाखियां जिस तरह से सरेंडर कर गई संसद भवन में, और खुल करके जनता दल यू के नेता ललन सिंह ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड संशोधन नियम के साथ खड़े हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी ने कोई धमकी तो नहीं दिया, लेकिन इशारों में ही नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम किया, और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका, और उसे विचार विमर्श के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया गया। बड़े ठसक के साथ विधेयक पास कराए जाते थे 2014 से 19 और 19 से 24 तक। किसान कानून किस तरह से रातों रात चोर दरवाजे से कोरोना काल में पास करा लिया गया था, विपक्ष को पता ही नहीं था। इसी तरह से कई अन्य कानून, चाहे वो जीएसटी का रहा हो, चाहे वो काला धन वापसी से संबंधित रहा हो, तमाम काले कानून, जो जिसमें से कि कुछ कानून ऐसे भी थे जो डायरेक्ट अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने वाले थे, इस ढंग से पास करा लिए लोकसभा और राज्यसभा से कि विपक्ष को भनक ही नहीं लगी। जब 146 सांसदों को संसद भवन से मुअत्तल किया गया, उस समय भी मुअत्तल करने के बाद चोरी चोरी चुपके चुपके कानून पास कराए गए और उस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। लेकिन अब यह प्रधानमंत्री का ठसक नहीं चल पाएगा, क्योंकि विपक्ष में संख्या बल लगभग सत्ता पक्ष के बराबर है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का अहंकार और गुरूर खत्म तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
और हमें लगता है कि पूरी तरह से खत्म करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं नीतीश और नायडू। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल रिहा होते होते फिर से गिरफ्तार हो गए। एक मुकदमे से छूटे, दूसरे मुकदमे में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि क्या मनीष सिसोदिया को भी किसी और मामले में गिरफ्तार करना चाहते हो, एनआईए या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा इनकी जेल से निकासी के पहले ही फिर से इन्हें गिरफ्तार करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने दरअसल तंज कसा था सत्ता पक्ष के वकील के द्वारा, ईडी के वकील के द्वारा। ईडी के वकील को जिस तरह से लताड़ा आज जस्टिस गवई ने, और ईडी के वकील ही नहीं बल्कि प्रकारांतर रूप से इनडायरेक्ट रूप में मोदी और शाह को भी लताड़ा। क्या इससे सबक लेंगे नरेंद्र मोदी? हमें तो ऐसा नहीं लगता। ये लोग इतने निर्लज्ज और बेशरम हैं कि इन्हें शर्म हया नाम की कोई चीज महसूस ही नहीं होती है। इनके अंदर में दिल नहीं है। इनके अंदर में दिल अगर है भी तो वो काला दिल है, जो कि लोगों के मानवाधिकारों के हनन के बारे में सोचता है, मुसलमानों का खात्मा कर देने और उन्हें देश से विदेश भेजने के लिए षड्यंत्र रचने के लिए दिल है, और विपक्ष को खत्म कर देने और विपक्ष को चुन चुन करके निशाना बनाने के लिए इनके दिल में, इनका दिल धड़कता रहता है 24 घंटे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले न महसूस हो रहा हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता इन सब कुकृत्यों और कुकर्मों से दिनों दिन घट रही है। और आज आप किसी से भी पूछ लीजिए दिल्ली में या दिल्ली से बाहर, तो सभी लोग मनीष सिसोदिया के पक्ष में खड़े मिलेंगे, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़े मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ जो नाइंसाफी की गई है और लगातार होती जा रही है, आगे भी हो सकती है, बचे हुए नेताओं जैसे आतिशी सौरभ भारद्वाज और कई नेता हैं, ये भी टारगेट पर है मोदी सरकार के ईडी और एनआईए और सीबीआई के निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले और उन्हें हेमंत सोरेन को 5 महीने में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई सबूत नहीं है इनके दोष को साबित करने के लिए तो इन्हें जेल में क्यों डाला गया है। और कमोबेश ऐसा ही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी उठाया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की नीयत को इनडायरेक्ट रूप से सार्वजनिक किया, और जिस तरह से लताड़ लगाया है शायद ऐसा कभी किसी केस में नहीं हुआ होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, और इस देश को, इस देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ खड़े हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाना चाहते हैं आरएसएस के इशारे पर, और आरएसएस भी इनसे नाराज बैठा है। तो आज नरेंद्र मोदी चौतरफा घिर गए हैं। अदालत की तरफ से घिरे हुए हैं, विपक्ष की तरफ से तो पहले से ही घिरे हैं, लेकिन जिस तरह से संसद में विपक्ष ने घेरा है तो नरेंद्र मोदी को कहना पड़ता है कि 2.5 घंटे तक विपक्ष ने हमारा गला घोटा है। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी कहा था
कि एक अकेला सब पर भारी आज उनका गला घोटा जा रहा है और वे महसूस कर रहे हैं। अमित शाह ओम बिरला से गुहार लगा रहे हैं कि हमें हमारी रक्षा कीजिए, हमारा संरक्षण दीजिए। एक तरफ भी डर भी और दूसरी तरफ ठसक भी अभी चल रही है नरेंद्र मोदी की। हमें लगता है कि यह विरोधाभास जो इनके अंदर अभी काफ़ी हद तक बना हुआ है, अहंकार का, तानाशाही रवैये का, अगले चुनाव में इसका भी सफाया इस देश की जनता कर देगी। बहुत हद तक तानाशाही अहंकारी रवैये पर कंट्रोल किया है इनके संख्या बल संसद में कम करके, और जो कुछ बाकी है उसे भी कम करने या नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का प्रयास हमें लगता है कि अगले होने वाले चुनाव में हो जाएगा। सबसे निकट उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं 10 सीटों पर, जिसमें से 2 सीटें बमुश्किल भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, खैर अलीगढ़ की और हो सकता है प्रयागराज की। बाकी 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उनके घटक दल इंडिया गठबंधन के उनकी जीत होना सुनिश्चित है। उत्तर प्रदेश की एक हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, दूसरी हार सिर पर खड़ी है। और 3 राज्यों के चुनाव में महाराष्ट्र तो सर्तियां हारने जा रहे हैं। जिस तरह से वहां शिवसेना एनसीपी को तोड़ करके गंध मचाया है नरेंद्र मोदी ने, वहां पर हारना सुनिश्चित है। लोकसभा चुनाव में भी हार चुके हैं और विधानसभा चुनाव भी हारने जा रहे हैं, ऐसा तमाम सर्वे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, वह चीख चीख करके कह रहे हैं। हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली की हवा हरियाणा जाती है। जिस तरह से अत्याचार दिल्ली में चल रहा है, नरेंद्र मोदी और शाह का मनीष सिसोदिया को लेकर के, संजय सिंह की रिहाई को लेकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी की भद पिटी है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी का तमाम पाखंड उजागर हुआ है, उसका असर हरियाणा पर पड़ा है और यह असर आज से उन्हें नहीं महसूस हो रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खट्टर को हटा करके सैनी को लाया जो कि ओबीसी है, तभी महसूस हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा चुनाव में बैकफुट पर आने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव में जब करारी हार होती है तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि हरियाणा इनके हाथ से जाने वाला है। और झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन को, निर्दोष हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रखा और उसके बाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, वहां पर भी नरेंद्र मोदी बैकफुट पर कहीं न कहीं आ चुके हैं। और वहां पर पिछले साल जैसा लोकसभा चुनाव का, पिछले 2019 जैसा लोकसभा की सीटें नहीं आ सकी, उसमें कमी हुई है। और वहां झारखंड में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयार बह रही है, आदिवासियों के खिलाफ जो कार्रवाई किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आदिवासी के मुंह में पेशाब किया है प्रवेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, तो इसका बदला चुकाने का समय आ गया है। साथ ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का बदला चुकाने का भी वक्त आ गया है। और अगर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव और 3 राज्यों के चुनाव नरेंद्र मोदी हारते हैं तो इतना कमज़ोर हो जाएंगे कि नायडू और नीतीश भी अपनी बैसाखियां हटा सकते हैं। नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि अगर नहीं आती है
नरेंद्र मोदी का अहंकार, गुरूर और तानाशाही रवैये में सुधार नहीं होता है तो नीतीश और नायडू इन्हें सुधारने के लिए लगाम कसने का मन बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार से कुछ ऐसी खबरें आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को अब कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है और उनकी असली जगह क्या है। ओबीसी आरक्षण, ओबीसी जनगणना सबसे बड़ी मुसीबत बन के नरेंद्र मोदी के सामने आने वाली है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठा करके बड़े स्तर का मुद्दा बना दिया है, छोटी लकीर से बड़ी लकीर बना दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ढहने का एक कारण ओबीसी भी हो सकते हैं। अगर मध्यावधि चुनाव होगा तो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग इस बार इन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। ओबीसी जनगणना नहीं हो रही है, उनका हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। खुद को ओबीसी मानने वाले नरेंद्र मोदी ओबीसी के कितने बड़े दुश्मन हैं इसे ओबीसी अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो दिल्ली से लेकर के झारखंड तक, झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश से लेकर के बिहार तक, पूरे भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा बहना शुरू हो गई है। और अब जब भी कभी मध्यावधि चुनाव या 2029 का चुनाव आएगा तो नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना होगा या फिर झोला उठा करके जाना होगा, जहां जाने की घोषणा वो बहुत पहले कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।